नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 7 लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं। आप कितना स्कोर करते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बता दें। और आप लोग ये सोचें, हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि आप यूपी टेट एग्जाम में 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं, जिसमें कि साथियों आपको न्यू सिलेबस के अनुसार 15 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल मिलने वाले हैं और वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक के 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पिछले 7 वर्षों का विश्लेषण चार्ट भी मिलने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा किस टॉपिक से किस बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जहां से आप पता कर सकते हैं कौन सा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बाल विकास, संस्कृत, हिंदी सभी विषयों का विश्लेषण चार्ट मिलने वाला है। यदि आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा बारित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, पयोत, घन या फिर अम्बुज। तो देखिए साथियों, मेघ, घन और पयोत ये भैया बारित के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो अम्बुज है, अम्बुज बारित का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि जो अम्बुज है यह कमल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक या फिर लघु उत्तरात्मक। देखिए साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि देखिए निबंध एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जो बचपन है पुल्लिंग शब्द है, इम्पोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। बाकी उम्मीद, आशा और बेकारी ये भैया स्त्रीलिंग है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है: अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या फिर उनको क्रियाशील बनाना। तो साथियों, बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक होता है बच्चों में लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनकी रुचि लेखन के प्रति विकसित हो सके। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। बताएं आप लोग इन 4 में से कौन सा शब्द शुद्ध है। और साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखिए यहाँ क्या लिखा साथियों, सहानुभूति। तो भैया जो सहानुभूति है वो लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ता में बड़ी की मात्रा है आती, भैया छोटी की मात्रा है, तो ये गलत है। अश्रु, भैया अश्रु में क्या होता है, छोटी मात्रा आती है, ना कि बड़ी मात्रा, तो ये भी गलत है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखा अनुपातिक। भैया अनुपातिक नहीं होता, आनुपातिक होता, आ में आ की मात्रा आती है, तो ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, ऐतिहासिक, तो ये बिल्कुल शुद्ध है, तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या फिर अभूतपूर्व। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता है। और ध्यान रखना साथियों, जिसकी कोई उपमा ना हो वो कहलाता है अनुपम, और जिसकी कोई क्या कहते हैं, जिसकी कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित,
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या फिर नाट्य। भैया लिखित अभिव्यक्ति से मतलब है जिनमें हम अपने भावों को लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। तो देखिए पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य के माध्यम से क्या होता है, हम अपने जो भाव हैं उनको लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन देखिए साथियों यहाँ पर हम क्या है, वाद विवाद। तो भैया वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया शिक्षण कौशल का जो उपयोग है चाहे कक्षा के अंदर हो या कक्षा के बाहर, इन दोनों जगह उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पाखंडी व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त मुहावरा है, बताएं आप पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज या फिर माई का लाल। तो भैया पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा बगुला भगत। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। वीर का स्त्रीलिंग क्या है, वीरा बताएं आप लोग, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहाँ पर वीर का स्त्रीलिंग हुआ साथियों वीरांगना, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है, ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग भी भाई सारे क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करते जाएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर उच्च कक्षाओं में। तो उच्चारण सुधारने का साथियों जो कार्य है यह करना चाहिए प्रारंभिक कक्षाओं में। क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियां पाई जाती हैं, अतः हमें जो कार्य है वो इसी स्तर पर करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है, शब्दकोश का उपयोग, बिल्कुल सही भैया। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, हाँ बिल्कुल ठीक है। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। तो भैया ये सभी क्या है, छात्रों में शब्द भंडार वृद्धि के लिए कारगर उपाय हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 13। भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ, संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया पाठ भाषा शिक्षण के उपागम क्या हैं, पाठ संसर्ग उपागम बिल्कुल सही है, और रचना शिक्षण उपागम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए भैया संरचना या फिर कहें बनावट के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। सबसे पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य। यह है संरचना के आधार पर वर्गीकरण का आधार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। प्रसारण का विलोम संकुचन बिल्कुल सही है। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है, बिल्कुल सही है। देहाती का विलोम शहरी होता है, हाँ भैया होता है। भिज्ञ का विलोम सभिज्ञ होता है, नहीं भैया, भिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। तो अतः हम कह सकते हैं तो ये जो कथन है ऑप्शन सी गलत है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। बताएं आप लोग इन 4 में से किसका संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। तो भैया देखिए पहले वाले को मात्रा प्लस आनंद बराबर मात्रानंद। देखिए भैया इसका संधि विच्छेद ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका संधि विच्छेद होगा मात्र प्लस आनंद।
तो अतः हम कह सकते हैं कि जो संधि विच्छेद है ऑप्शन ए वाला एक गलत है। तो यही अपना राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यह शुद्ध नहीं है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें संधि कौन सी होगी। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? अनंग, मनसेज, कदर्प या फिर अरविंद। देखिए साथियों, जो अरविंद है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, अरविंद है भैया कमल का पर्यायवाची। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या फिर विद्यार्थियों का हित। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य रीजन है निष्पक्ष मूल्यांकन। इसमें क्या होता है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता में क्या होता है, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। आप लोगों ने देखा भी है जो अब एग्जाम होते हैं हर किसी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिससे क्या है निष्पक्ष मूल्यांकन हो, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। औपचारात्मक शिक्षण द्वारा ऑप्शन है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं। भैया विद्यालय में छात्रों का उपचार किया जाता है ना कि अध्यापकों का। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं? नहीं भैया। छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है हमारा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कि छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं या उपचार करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। भैया उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश से उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। जैसे हमारा मूल शब्द था हमारा अपराध। अपराध का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई गुनाह है। लेकिन जब इसके आगे हमने निरुपसर्ग जोड़ दिया, क्या किया हमने, इसके आगे निरुपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया हमारा निरपराध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो साथियों इसमें केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।